एसएचएम की आज की जो क्लास रहेगी इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जैसे टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कैसे होती हैं और उनके टाइम पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली इनके फॉर्मूलाज आपके सिलेबस के अंदर में है, केवल उनको आपको पढ़ना है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। पीछे की जो क्लासेस रही है उसमें मैंने सिंपल पेंडुलम के बारे में बात कर ली है। एक इनफाइनाइट लेंथ का अगर हम जो पेंडुलम है, मतलब बहुत लार्ज लेंथ का हम पेंडुलम यूज करें तो उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप फेमिलियर हो चुके हैं। अब जो कहानी है वो आप टॉर्सनल पेंडुलम के बारे में सीखिए। आखिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और कहाँ पर अपने को ये देखने को मिलेगा। तो ये जब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो अपना मैग्नेटोस्टैट आएगा उसके अंदर में गैल्वेनोमीटर की जब हम वर्किंग देखेंगे तो वहां पर इस पेंडुलम की हमें जरूरत पड़ती है, मतलब इस तरह के मैकेनिज्म की हमें जरूरत पड़ती है। अब इसमें होता क्या है, तो इसकी बेसिक चीज आप देखो कि एक हमारे पास में वायर होता है, मतलब इस तरह से हम एक रिजिड सरफेस बनाते हैं और यहाँ पर एक वायर लगाकर एक प्लेट उसके नीचे लगा दी जाती है। कुछ इस तरह की प्लेट होती है और इसको एक एंगल से हम घुमाते हैं। मतलब बेसिक ये कहो कि कोई वायर है मेरे पास में और उसको मैं इसे ट्विस्ट कर रहा हूँ। टॉर्सनल में का मतलब ही हम यहाँ पर आपसे मतलब जो देखना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि ट्विस्ट के ऊपर में काम करता है। ट्विस्ट जो आपने इसके अंदर में किया है, इस वायर को ट्विस्ट किया है, तो ये अपने आप एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा और उस रीस्टोरिंग फोर्स के डेवलप होने से वो बॉडी क्या करेगी, वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी, लेकिन वहां पर इनर्शिया इनर्शिया होने के कारण में वो फिर से अपनी दूसरी साइड में ट्विस्ट हो जाएगी। ये आप नॉर्मली अपने घरों के अंदर में भी करके देखा होगा कि कोई भी धागा वगैरह लिया और उसके नीचे कोई पत्थर वगैरह आपने उसके लटका दिया और फिर उस वायर को आप थोड़ी देर घुमाते घुमाते तो रस्सी क्या होती आती है, छोटी आती चली जाती है और फिर जैसे आप छोड़ेंगे तो घूमेगा, रस्सी एकदम सीधी होगी, लेकिन वो वहीं की वहीं नहीं रुकेगा जहां पर सीधी हो गई है, वो वापसी डायरेक्शन में भी घूमता हुआ चला जाएगा। तो बेसिकली वो ट्विस्ट जो उसके अंदर में आपने प्रोड्यूस किया था उसी के मैकेनिज्म के ऊपर में ये टॉर्सनल पेंडुलम बनाया गया था। अब ये जो एंगल, मतलब जितनी एंगल से आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाता हमारे पास में थीटा के नाम से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमने इसको घुमाया। दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ ट्विस्ट, या फिर बोले ट्विस्ट एंगल, एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितना आपने उसको घुमा दिया। और नीचे ये जो है ये हमारे पास में डिस्क है, इसका रेडियस आपको गिवन होता है, आर रेडियस हमारे पास में है। ठीक है। अब जो वायर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर में आना चाहेगा। अब आना चाहेगा तो वहां पर कंफर्म है कि एक टॉर्क लग रहा होगा और टॉर्क जो यहां पर कैलकुलेट किया जाता है वो टॉर्क यहां पर आएगा टाउ, दैट विल बी इक्वल टू माइनस सी थीटा। क्या ये कहीं ना कहीं कुछ हमने जो चीजें पीछे पढ़ी थी एसएचएम के बारे में, जो एंगुलर एसएचएम था उसके अंदर में जो पढ़ी थी, उससे मेल खाता हुआ कुछ है ये? बिल्कुल है भाई। यहां पर आपको एक कांस्टेंट मिलना चाहिए था, वो मिल रहा है। यहां पर एक थीटा की फॉर्म के अंदर में मिलना चाहिए था, वो भी आपको मिल रहा है। ये माइनस का साइन है, वो मिलना चाहिए, वो भी मिल रहा है। यानी कि ये इक्वेशन जो है वो हमारे एसएचएम को फॉलो करवा रही है। एसएचएम की जो बेसिक इक्वेशन होती है, क्योंकि सारा का सारा ऑसिलेटरी मोशन होता है और उसका एक स्पेशल केस हमारे पास में क्या होता है, एसएचएम होता है। और उस एसएचएम की ये इक्वेशन हमारे पास में आनी चाहिए। जैसे नॉर्मल एसएचएम की बात कर रहे थे तो वहां पर आपने लिखा था एफ इजिकल टू माइनस के थीटा, तो इसके अंदर में भी क्या थी, एक थीटा आना चाहिए, एक हमारे पास में कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम बोलते थे कि वो जो बॉडी है वो एक एसएचएम प्रोड्यूस कर रही है। तो ठीक उसी तरह से ये एंगुलर एसएचएम यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो थीटा होता है इसको आपने अभी जाना किस नाम से, एंगल ऑफ ट्विस्ट के नाम से। और ये जो सी होता है ना यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कुछ नहीं है, सिर्फ एक ट्विस्ट उसके अंदर में दे दिया जाता है। तो ट्विस्ट होने के बाद में कितना वो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा उसके ऊपर में डिपेंड करता है जो आपने वायर लिया। यानी कि टोटली ये उस वायर की प्रॉपर्टी होती है जो आपने यहां पर लिया है, और इसको जानते हैं हम टॉर्सनल कांस्टेंट के नाम से। ठीक है भाई। और जो ये सी है, इसको अगर आपसे पूछा जाए कि किसके ऊपर में डिपेंड करता है, देन यू कैन आंसर डिपेंड ऑन द, या फिर कहें कि प्रॉपर्टी ऑफ वायर होती है ये, प्रॉपर्टी ऑफ वायर, जिस भी वायर से आपने इसको लटकाया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वेशन आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कोई इसका यूज नहीं है, लेकिन जब आप गैल्वेनोमीटर वगैरह पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के अंदर में, तो वहां पर इस इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली, तो थोड़े से फेमिलियर आप लोग इससे हो जाओ। अच्छा, अब बॉडी जो है वो एक पॉइंट के अलोंग में, यानी कि उसकी जो मेन पोजीशन थी उसके अराउंड में क्या कर रही है, पहले इधर जा रही है फिर उसकी वापसी घूम के जा रही है। यानी कि पहले वो इधर घूमा, फिर वापसी टर्न होते हुए अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आया और वापसी फिर घूम के चला गया। यानी कि उसी के अराउंड में वो चीजें घूम रही है। तो आप कहेंगे कि ये मेरे पास में एसएचएम है, और एसएचएम है तो उसका आपको एक टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर जो होता है, दिस इज गिवन एज 2 पाई, और यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो जो हमारे पास में आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा। किस पॉइंट के अलोंग में लिया है, तो हमारे पास में ये पॉइंट है जिसको आप हैंग किए हुए हैं, जो इसके अंदर में यहाँ पर रिजिड पॉइंट के ऊपर में आपने जो लगाया था,
तो इसके रिस्पेक्ट में आप सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो इनर्शिया डिवाइड बाय जो कांस्टेंट यहाँ पर लिया गया किसकी वजह से आया, जो वायर आपने कंसिडर किया था उसका टॉर्सनल कांस्टेंट आपने लिख दिया आई बाई सी। तो ये इसका टाइम पीरियड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर एनर्जी के बारे में पूछे कि कितनी एनर्जी अपने आप में स्टोर रखता है, तो एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में इन केसेस के अंदर में आता है हाफ सी, यानी कि जो कांस्टेंट आया और जो थीटा है ये, तो सीधा इसकी एनर्जी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने जब उसको ट्विस्ट किया है यानी उसको टर्न किया है तो वहां पर कितनी एनर्जी उसके पास में, वही एनर्जी होगी ना जो उसको वापसी लाने की कोशिश करेगी। बेसिक आप ये कहें कि उसके ऊपर में एक टॉर्क डेवलप करवाएगी, तो वो एनर्जी डायरेक्ट आप कर सकते हैं हाफ सी थीटा। सी क्या है, जो टॉर्सनल कांस्टेंट है, थीटा जो आपने एंगुलर उसको ट्विस्ट दिया है, एंगल ऑफ ट्विस्ट के नाम से आप लोगों ने अभी जाना है। चलिए, तो ये कहानी थी हमारी टॉर्सनल पेंडुलम के बारे में। बाकी और डिटेल में हम जब मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में देखेंगे। अब एक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है जिसको आप सभी जानते होंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन के नाम से। काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो काफी क्वेश्चन इसके अंदर में देखे भी गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर में। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक एक चीज के बारे में समझेंगे कि डैम्प होता क्या है, ऑसिलेशंस क्या होती हैं और कैसे ये अपने आप में डैम्प बन जाती है, आखिर क्या प्रॉपर्टी उसके अंदर में आती है कि ये उसको जो ऑसिलेशंस है उनको डंप करवाती चली जाती है। इसके बारे में देखें तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस की जब हम पूरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इसके अंदर में डबल डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप होती है। अब डबल डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप लोग सॉल्यूशन निकालते हैं तो वहां पर एक रेजिस्टिव कंपोनेंट है वो निकल कर आता है, तो इसकी वजह से वहां पर एक डैम्पिंग हो जाती है। जो ऑसिलेशंस नॉर्मल जो हमारे पास में ऑसिलेशन चलती हैं, यानी कि एक साइनसॉइडल की बात करूं तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, सेम बना रहेगा। लेकिन जब आप इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करते हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है तो ये जो ऑसिलेशंस है ये क्या होती चली जाती है, इनका एम्पलीट्यूड जो है वो छोटा होता हुआ चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जैसे एक स्प्रिंग की बात करूं, एक मेरे पास में रिजिड सरफेस है और रिजिड सरफेस से मैंने एक स्प्रिंग को जो है वो यहाँ पर लटका रखा है और यहाँ पर एक मास मैंने लगा दिया है एम मास का, यहाँ पर एक बॉडी मैंने इसके साथ में लटका दिया है। अब मैं इस मास को आइडियल कंडीशन की बात नहीं करूं, मैं प्रैक्टिकल केसेस की बात करूं तो इसको मैंने नीचे की तरफ में प्रेस किया है और जैसे प्रेस करने के बाद मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देखेंगे कि इनिशियली ये बहुत ज्यादा अपने को क्या कर रहा होगा, दूर लेके जा रहा होगा। लेकिन जैसे टाइम बीतता जाएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे अपने नॉर्मल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है अपने मीन पोजीशन से दूर जाने का वो कम होता हुआ आ जाएगा और थोड़ी देर के बाद में बॉडी क्या हो जाएगी, वहां पर स्टेबल हो जाएगी। तो जब डैम्प्ड ऑसिलेशन देखते हैं तो इसके अंदर में जो फोर्स की हमारे पास में इक्वेशन निकल के आती है जिसको आप जानते हैं एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस ऑफ बी वी, ये हमारे पास में जो इक्वेशन डेवलप होकर आएगी। और इसके अंदर में जो बी है हमारे पास में इसको आप बोलते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशन कांस्टेंट। फिर से बोल रहा हूं मैं, डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब वो धीरे धीरे क्या होती आ रही, कम होती आ रही है। डैम्पिंग ऑसिलेशंस या फिर ऑसिलेशन कांस्टेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये इसके बारे में तो आप लोग पहले से फेमिलियर हैं, जो के एक्स है, वी हमारे पास में क्या उसकी वेलोसिटी, यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब आप इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे यानी कि एक्स की टर्म के अंदर में आप देखेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन की बात करें जो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में आता है तो वो हमारे पास में निकल के आता है एम डी वी स्क्वेयर बाई डी टी का स्क्वेयर प्लस में बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। जो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करिए मैंने, तो वो इक्वेशन हमारे पास में ये निकल के आती है। ये हमारे पास में क्या है, जो फोर्स है उसकी इक्वेशन है। ये हमारी क्या है, जो वेलोसिटी की फॉर्म के अंदर में हम देखें तो ये एक इक्वेशन डिजाइन की जाती है डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए। और जब इसके सॉल्यूशन की आप बात करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन एक्स की टर्म के अंदर में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो निकल के आता है हमारे पास में ए नोट ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम इंटू में कोस ओमेगा टी प्लस में फाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर में भी कई बार जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह आप देखेंगे तो उसके अंदर में फॉर्मूला डायरेक्टली दे रखा है, तो थोड़ा सा फॉर्मूले से आप लोगों को फेमिलियर करवाने के लिए चीजें आपको बताई जा रही है। तो ये जो ऑसिलेशन है यानी कि पहली ऑसिलेशन, मैं केवल जो हमारे पास में टाइम इज इक्वल टू जीरो की बात करूं तो मैंने इसको वैल्यू को जीरो रख दिया तो ये मेरे पास में वन बन गया। तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि ए नोट है वो डिपेंड किस पे करेगा, जो हमने इनिशियल उसको एनर्जी प्रोवाइड करी है वो उसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो जो आपने पहला एम्पलीट्यूड है वो वेरिंग किससे टाइम कर रहा होगा, मतलब जो एम्पलीट्यूड है मेरा वो टाइम के साथ में वेरी तो कर रहा है। जो आप लोग यहाँ पर बात करें ये मेरे पास में टाइम के साथ में वेरिएशन आए क्योंकि टी इस टर्म के अंदर में आ रहा है। तो पहली जो मेरे पास में आने वाला है यानी कि जो एम्पलीट्यूड निकल के आएगा तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं x दैट विल बी इक्वल टू ए नोट ई माइनस बी टी
डिवाइडेड बाई 2m। तो ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान होना चाहिए, जिसके अंदर में क्या है, जो b यहां पर प्रोवाइडेड है उसको आप लोग अभी फेमिलियर करवाया मैंने, जो कि डैम्पिंग ऑसिलेशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा टी है वो मेरे पास में टाइम पीरियड हो गया। एम जो बॉडी आपने लिया है, जिस बॉडी के ऊपर में आप एसएचएम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो सिस्टम आपने लिया है, एम बॉडी का, एम मास का लिया है, तो एम के ऊपर में सारी कैलकुलेशन चली है, तो ये एम यहां पर आ गया। ए नोट क्या है, ए नोट है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हमारे पास में हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि हमने बॉडी को इनिशियली कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी। नॉर्मल एसएचएम की बात कर रहे थे, लीनियर एसएचएम की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी ये चीज हम देखते थे कि जो इनिशियल लेवल पर आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करी है, तो उसका एम्पलीट्यूड उसी के ऊपर में डिपेंड करता था। तो यहां पर भी वो चीज है कि इट डिपेंड ऑन इनिशियल एनर्जी, ये डिपेंड करता है मेरे पास में इनिशियल एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। ठीक है भाई, तो ये टाइम के साथ में वेरी करेगा। एक्स मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कहां तक जा रही है उस बॉडी की, जो हमारे पास में है, ये जो इस तरह की ऑसिलेशन जो आ रही है ना, ये रहा। देखो ये हमारे पास में, अगर मैं इसको नॉर्मल पोजीशन मानूं, यानी कि उसका जो मीन पोजीशन है वो मानूं, तो वहां से कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, वो एक्स से हम डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम से देखना चाहें, तो मेरे पास में स्प्रिंग है और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, उसके मास m लगा रखा है। तो ये इस पोजीशन से कितनी ऊपर पे गया है, ये यहाँ पर गया तो x मान लिया हमने x1, और नीचे गया ये भी x1 आएगा। फिर थोड़ी देर के बाद में आप देखेंगे तो ये ऑसिलेशन जो है वो कम हो जाएगी, ये यहाँ तक ही जा पाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको x2 नाम दूंगा, ये भी पूरा नीचे नहीं जाएगा, ये भी x2 तक यहाँ पर आएगा। यानी ऑसिलेशन क्या होती है, कम हो जाएगी, और बॉडी जो है अपनी मीन पोजीशन पर रुकने की कोशिश करेगी, तो ये मीन पोजीशन पर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो इनिशियली यहाँ तक गया है ना, जो x1 लिया है, वो डिपेंड किस पे करता है कि मैंने कितनी एनर्जी के साथ में उसको नीचे खींचा है। और वो एनर्जी के बारे में आप लोगों ने जो जाना था इसमें, जिस तरह से आपने हमारी टॉर्जनल पेंडुलम के बारे में बात करी थी, तो जो यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी लेके आए हम, जिस एनर्जी से हमने यहाँ पर फोर्स किया है, तो वो डायरेक्टली रिलेट करवाएगा हमारा जो इनिशियल एम्पलीट्यूड आपने प्रोवाइड किया है, और उसके बाद में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आएंगी, या अगला जो आएगा मेरे पास, मान लो मैं 1 सेकंड के बाद में देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये वैल्यू पता होगी, बी की वैल्यू पता होगी, टाइम मुझे रखना है, मास मुझे पता होगा, रखो इनकी वैल्यूज को, आपका आंसर आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, अब इसके अंदर में दूसरा क्या कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों से बोलता है, तो यहां पर बोला जाता है आप लोगों से इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमेगा को हम प्रोवाइड करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई 2m इंटू में स्क्वायर, और ये हमारे पास में आ गया इसका रूट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी टाइम के ऊपर में, मतलब जो है उसकी एंगुलर स्पीड की बात करें, तो वो आप लोग को निकालने के लिए, एंगुलर स्पीड है बेसिकली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है ये, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास में क्या रहेगी, पूरे सिस्टम की सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर जो एंगुलर स्पीड की बात करी जाती है, दो चीजें मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि एक एंगुलर स्पीड होती है और एक एंगुलर स्पीड जो हमारे पास में वेलोसिटी होती है। तो बॉडी किस थीटा के साथ में अपना वेरिएशन लेके आ रही है, वो एंगुलर स्पीड के नाम से जानते हैं, और कितने टाइम पीरियड के बाद में मतलब उसके थीटा के चेंज होने का रेट क्या है, वो हमारे पास में क्या आता है, एंगुलर स्पीड आ जाती है। और जो हमारे पास में एक सर्किल जो है वो कितनी देर के अंदर में, यानी कि 2 पाई एफ से जो आप रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 पाई कितनी देर के अंदर में हमारा कवर कर पा रहा है, तो उसको आप एंगुलर स्पीड के नाम से बोलते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो वो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो ओमेगा नोट माइनस में, मतलब जो इनिशियली आपने उसको जो एंगुलर स्पीड थी उसकी वो, और किसी भी टाइम के ऊपर में, मतलब किसी भी पोजिशन के ऊपर में आप निकालना चाहेंगे, तो बी डिवाइड बाई 2m। बी हमारे पास में अगेन वही आ गया कि कौन सा कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं, जो मेरे पास में डैम्पिंग ऑसिलेशन कांस्टेंट वो आ गया, और m हमारे पास में आ गया मास। यानी कि आपको जो वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली उसके अंदर में यूज कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों की जरूरत कहाँ पर पड़ने वाली है अपने को, आप आगे के चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो जैसे हमारे पास में वेव की बात करूँ, मैं साउंड वेव की बात करूँ, या फिर जो एसी करंट है उसके अंदर में बात करें, एसी एनालिसिस जब हम करेंगे, साथ ही वेव ऑप्टिक्स जब आप देखेंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों को घूम फिर के ना हमारे सामने आने वाले हैं। तो आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूला जिसके अंदर में याद होने चाहिए कि किसी भी टाइम पे एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डैम्प ऑसिलेशंस का। ठीक है, उसके बाद में आपको ये आना चाहिए कि जो हमारे पास में एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए बोल दिया जाए, एंगुलर स्पीड निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप लोग फैमिलियर हो जाओ। और अगला जो चैप्टर रहेगा मेरे पास में, मतलब अगला जो लेक्चर आएगा, उसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा मैं, जिसको आप सभी जानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। और वो जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास में 5 चैप्टर्स की नींव बनाएगा। सबसे पहले तो वो एसएचएम के अंदर में भी काफी टॉपिक्स को कवर करेगा,
इसके बाद जो देखेंगे तो वो हमारे पास में वेव चैप्टर को कवर करेगा, साथ ही इसके आगे बढ़ेंगे आप तो साउंड वेव को चैप्टर को कवर करेगा, और जो हमारे पास में एसी करंट है उसको भी करेगा, और लास्ट जो रहेगा हमारे पास में वेव ऑप्टिक्स, इन सब चैप्टर्स को वो कवर करेगा। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई भी इसको मिस ना करे। और ये हमारी फोटोनिक्स ऐप के ऊपर ही अवेलेबल रहेगा, बाकी कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पे हम इस जो लेक्चर रहेगा इन चीज़ों का अवॉइड करेंगे वहाँ पे डालना। तो आप बेटर है कि जो भी हमारे कोर्स कंटिन्यू है उसके अंदर में अपने आप को जो भी एनरोल होना चाहता है तो बड़ी खुशी के साथ में वहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर एसएचएम का मेजर पोर्शन था वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। अब आगे के जो चैप्टर आएंगे वो बड़ी फील के साथ में आपको सीखना है, और वो जो फील जो आपको मिलेगी ना, आप सोचेंगे कि फिजिक्स जो आपने पहले पढ़ी थी और अब जो पढ़ रहे हैं कितना वाइड डिफरेंस है इन सब चीज़ों के अंदर में। क्योंकि अब जो आपको मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ ना, वो बड़ी फीलिंग के साथ में, मतलब आपको खुद एक एक चीज को ना फील करना पड़ेगा। आपकी आंखों के सामने फिजिक्स के चैप्टर्स चलने चाहिए, चैप्टर्स के जो उनके टॉपिक्स हैं उनके बारे में जो एग्जांपल्स बताए जाते हैं आपकी आंखों के सामने चलने चाहिए। तो ऐसी हमारी आगे की जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो अगली क्लास में मिलते हैं जिसके अंदर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम के बारे में बात करूंगा, और वो आपके वेव चैप्टर की नींव रखेगा, और ये उसके साथ साथ में ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको वो कवर करवाता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।